हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हमारे वीडियो में हम एक ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे जो कि मुझे मार्केट में हर 10 से 12 दिनों में सुनने को मिलता है। और वो ये है कि क्या हमारे मार्केट्स में हमें 2008 जैसा ही एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलने वाला है। अब लेट मी टेल यू, ये केवल एक इलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स भी है जो कि इस पूरे ही आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप इन दो ग्राफ्स को देखिए। सबसे पहला ग्राफ आपको 2008 का निफ्टी 50 का ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है, और इसके राइट हैंड साइड में जो करंट निफ्टी का ग्राफ है वो हमें देखने को मिल रहा है। इन दोनों ही ग्राफ में आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिल रही है। जहां पर पहले जब 2008 के केस में हमारी मार्केट में रैली हुई थी, सिमिलर रैली अभी हमें मार्केट में देखने को मिली। और जब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे करेक्शन शुरू हुआ था 2008 के केस में, उस करेक्शन में जिस तरह का पैटर्न फॉर्म हुआ था, सेम इसी तरह का पैटर्न कुछ हमें 2024 में देखने को मिल रहा है। और केवल यही नहीं, लास्ट 1 मंथ में हमारे इंडियन रुपीस का सिग्निफिकेंटली फॉल होना अगेंस्ट यूएस डॉलर, क्वार्टर 2 में हमारी जीडीपी और कंपनी के अर्निंग्स का काफी ज्यादा स्लो आना, यूएस में जो फेड है उनका हॉकिश कमेंट्री देना टुवर्ड्स यूएस इन्फ्लेशन, इन सारी ही चीजों ने हमारे मार्केट्स में एक कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस कैन ऑलरेडी बी सीन इन द मार्केट्स, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स के जो न्यू एसआईपी के नंबर्स हैं वो 22% से रिड्यूस हुए हैं। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ऑलरेडी चल रही एसआईपीज को कैंसिल कर रहे हैं, और ये कैंसिलेशन का नंबर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब आई एम श्योर इन सारे ही सिनेरियो को देख के आप में से कई सारे लोग मार्केट्स में की हुई अपनी ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और अपनी जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको लेकर डाउट में हो गए। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सारे ही जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा, जहां पर मैं आपको एक प्रॉपर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस प्रेजेंट करूंगा जो कि डेटा बैक्ड होगी। लेट मी टेल यू, इस वीडियो के बाद आपको इस पूरे ही टॉपिक पे आगे आने वाले 6 महीने के लिए भी किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिक्वेस्ट, अगर आपको इस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। हमारे इस एनालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं यूएस की मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से, बिकॉज एज वी ऑल नो कि हमारे मार्केट्स और ओवरऑल वर्ल्ड में जो भी सारे बड़े मार्केट्स हैं वो यूएस की इकोनॉमी पे काफी ज्यादा रिलाई करते हैं। तो देखिए, अगर हम न्यूज़ की बात करें तो मार्केट में अभी जो कंसर्न है वो ये है कि जब हमारे डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के नए प्रेसिडेंट बनेंगे जनवरी में, उस ड्यूरेशन में जो भी सारे पॉलिसीज की उन्होंने बात करी है, ऐसा उधर के फेड को एक्सपेक्टेड है कि उन सारी ही पॉलिसीज से यूएस के जो इन्फ्लेशन रेट है जो कि अभी कंट्रोल में है, वो जो इन्फ्लेशन है वो वापस से बढ़ेगा। एंड इसीलिए उन्होंने बोला है कि आगे आने वाले जो पूरा ही 2025 हमें देखने को मिलेगा, उस पूरे ही ईयर में वो केवल 2 ही रेट कट्स करेंगे। और इसीलिए इस अनाउंसमेंट के बाद ओवरऑल मार्केट्स में हमें एक सेटबैक देखने को मिला। अब देखिए, सच्चाई तो ये है कि आने वाले टाइम में जो ट्रम्प से अपनी पॉलिसीज हैं उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, क्या उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन पे या नेगेटिव, और उस पर रिलाई करेगा कि यूएस में जो फेड है वो अपने रेट कट्स 2 करेगा या 2 से ज्यादा। यानी ये जो पूरा ही सिनेरियो है, इसको अगर हम पहले से प्रिडिक्ट करने बैठे तो केवल अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे। बट इसके अगेंस्ट एक ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं जो कि एक्चुअली में आपको प्रिडिक्ट करके बता सकता है कि इफ यूएस में रिसेशन आता है तो उसके कितने चांसेस हैं, और अगर वो आएगा तो किस ड्यूरेशन में आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है यील्ड कर्व इन्वर्जन। अब यील्ड कर्व इन्वर्जन को समझने के लिए सबसे पहले आप यील्ड और यील्ड कर्व को समझिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग चाहे वो यूएस की गवर्नमेंट हो चाहे इंडिया की, उनको जितना भी प्रॉपर टैक्सेस मिलते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस से, वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होते कि वो अपनी इकोनॉमी को उस टैक्सेस के ही दम पे ग्रो कर सकें। एंड इसीलिए इन सारी ही इकोनॉमीज को ज़रूरत पड़ती है कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए ये बाहर से पैसा बोरो करें। अब ये पैसा फॉर एग्जांपल यूएस के केस में वो कहाँ से बोरो करते हैं, तो उसके लिए हर एक गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूएस की गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स इशू करती है, जिसको यूएस में हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर उनकी ट्रेजरी बॉन्ड्स भी बोलते हैं। अब यूएस बीइंग द वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी और यूएस डॉलर की रिजर्व करेंसी होने की वजह से कई सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कंट्रीज होते हैं और इवन हेज फंड्स यूएस के इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं। अब यूएस ये जो बॉन्ड्स इशू करता है, इन पे वो बॉन्ड्स के इन्वेस्टर्स को अलग अलग इंटरेस्ट रेट देता है। अब ये इंटरेस्ट वो डिसाइड करता है कि ये जो इन्वेस्टर है उसने किस ड्यूरेशन वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। जैसे कि अगर वो 1 मंथ या 3 मंथ वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो वो उस पर उनको कम इंटरेस्ट रेट देता है। वहीं पर अगर कोई 10 या 30 साल वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, यानी इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए यूएस को पैसा वो दे रहा है, तो उसके केस में यूएस उन्हें हायर इंटरेस्ट रेट देता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कम ड्यूरेशन के लिए कम इंटरेस्ट रेट्स, और जितना ही ड्यूरेशन बढ़ता जाता है उसके लिए हायर इंटरेस्ट रेट्स, तो आपको कुछ इस तरीके का यील्ड कर्व देखने को मिलता है। बट प्रॉब्लम यहाँ जब आती है जब ये जो पूरा ही सिनेरियो है ये उल्टा हो जाता है, यानी आपके जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के बॉन्ड्स हैं, यानी 1 महीना या 3 महीने वाले बॉन्ड्स, इन पे जो इंटरेस्ट रेट्स है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू 10 या 30 ईयर्स के बॉन्ड।
अब आप पूछोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये जो यील्ड कर्व इन्वर्जन है ये आपको पता करके बताता है कि आगे आने वाले टाइम में यूएस में कब आपको रिसेशन देखने को मिल सकता है। अब अगर आप इस पूरे ही यील्ड कर्व का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो जो कि आपको बताता है कि आने वाले टाइम में कब एक्चुअली में आपको रिसेशन देखने को मिल सकता है, ये दो चीजों से फॉर्म होता है। ये जो आपको ग्राफ है इसमें सबसे पहले आप एक 10 ईयर्स यानी लॉन्गर ड्यूरेशन का यील्ड कर्व देखते हो और उसको आप माइनस करते हो एक शॉर्टर ड्यूरेशन यानी 2 ईयर्स के यील्ड कर्व से, और उसके बाद जो भी पूरा ग्राफ ड्रॉ होता है इसको हम यील्ड कर्व का ग्राफ बोलते हैं और यही हमें रिसेशन का इंडिकेशन देता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो 10 ईयर्स के यूजुअली रेट्स होते हैं यानी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं बॉन्ड के, वो 2 ईयर से कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि 10 माइनस 2 ईयर्स का जो आपका यील्ड कर्व है वो आपको जीरो के ऊपर यानी पॉजिटिव में ही देखने को मिलता है। पर बीच बीच में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो आपको 10 माइनस 2 ईयर्स का यील्ड कर्व है ये जीरो की लाइन के नीचे भी जाते हुए देखने को मिल रहा है, और जब जब ये जीरो की लाइन के नीचे जाता है और फिर वहां से शार्पली रिबाउंड करता है जीरो की लाइन पे, इसको हम यील्ड कर्व का इन्वर्जन बोलते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद दो क्वेश्चन आते हैं। पहला जो कि हमने पहले बात करी थी कि ये कैसे पॉसिबल है कि यूएस में जो शॉर्ट टर्म के गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स है 2 ईयर्स के, वो 10 ईयर्स के गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड से भी ज्यादा हो जाए, जिस वजह से हमें जो पूरा ही ग्राफ है नीचे यानी जीरो के नीचे आते हुए देखने को मिले। और सेकेंडली ये जो पूरा ही ग्राफ है ये किस तरीके से पिछले पास्ट मैनी ईयर्स में एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाया है कि यूएस में कब कब रिसेशन आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यील्ड कर्व का इन्वर्जन होता किस वजह से है, तो ये चीज डायरेक्टली कोरिलेटेड है यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट्स कट या बढ़ाने से। जैसा कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले 1998 की सिचुएशन के बाद जब 1999 से यूएस फेड ने वहां के इंटरेस्ट रेट्स को कम करना शुरू किया, तो उस इंटरेस्ट रेट के कम करने की वजह से हमें यूएस के जो ये जो यील्ड कर्व है ये ऊपर की ओर जाते हुए देखने को मिला। ये क्यों? क्योंकि जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस करे तो जो शॉर्ट टर्म में यानी 1 मंथ या 3 मंथ या 2 ईयर्स के जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स थे उनका जो यील्ड है वो यानी इंटरेस्ट है वो कम होता गया, और क्योंकि 10 ईयर्स का ऑलरेडी ज़्यादा था और वो 2 ईयर्स वाला कम होता गया तो हमारा जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो बढ़ती गई, और जिस वजह से हमें पॉजिटिव मोमेंटम इस पूरे ही यील्ड कर्व में देखने को मिला। फिर आप देखोगे कि जैसे ही इसके बाद 1992 में हमें वहां के बाद से 1994 से इंटरेस्ट रेट्स वापस से बढ़ते हुए देखने को मिले, तो इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ाने की वजह से वहां पर जो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स है लाइक 2 ईयर्स के बॉन्ड्स, उनके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते गए, और उन इंटरेस्ट रेट्स के ज़्यादा होने की वजह से जो गैप है 2 ईयर्स और 10 ईयर्स में वो कम होता गया, जिस वजह से हम देखते हैं कि वापस से वो जो यील्ड कर्व है वो नीचे की तरफ आता है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट्स है ये किस तरीके से डिपेंड करते हैं, तो ये इंटरेस्ट रेट सोलली डिपेंड करते हैं कि इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। यानी अगर इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा खराब सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है तो उस ड्यूरेशन में वहाँ के जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको कम किया जाता है, जिससे कि इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो आ पाए, और अगर वो लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट्स को वापस से बढ़ाया जाता है जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब जब इन इंटरेस्ट रेट्स को कट करने की वजह से वापस से यील्ड कर्व इन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ जाता है, तो उस यील्ड कर्व के ऊपर जाते वक्त हमें उसी ड्यूरेशन में यूएस में एक रिसेशन ट्रिगर होते हुए देखने को मिलता है, और 1998 से अभी तक चारों बार जब ऐसा हुआ है तो चारों ही केसेस में हमें यूएस में एक रिसेशन ट्रिगर होते हुए देखने को मिला है। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे कि ये तो हमें समझ में आ रहा है कि यील्ड कर्व के ऊपर जाते वक्त हमें यूएस में रिसेशन ट्रिगर होते हुए देखने को मिलता है, पर अगर आप पास डेटा देखो तो अगर आप सबसे पहले 1990s का केस देखो और 2020 का केस देखो, तो उसमें जब यील्ड कर्व इन्वर्ट होकर 0.1% पे गया तब हमें यूएस में रिसेशन ट्रिगर होते हुए देखने को मिला। सेकंड केस यानी 2000 में हमें जब 0.5% पे यील्ड कर्व गया तब रिसेशन ट्रिगर हुआ। वहीं पर 2008 के सिनेरियो में यही यील्ड कर्व जब 1% तक चला गया तब हमें यूएस में रिसेशन ट्रिगर होते हुए देखने को मिला। तो राइट नाउ अगर हम सिचुएशन देखें तो 0.28 पे ऑलरेडी हमारा यील्ड कर्व का इन्वर्जन पहुंच चुका है, तो अभी हम कैसे डिसाइड करें कि क्या 0.5 पे हमारा रिसेशन ट्रिगर होगा कि 1 या उससे ऊपर रिसेशन ट्रिगर होगा। प्लस इस चीज की भी क्या गारंटी है कि यहाँ से ये जो यील्ड कर्व है ये इससे ऊपर ही जाए। हो सकता है कि यूएस की जो फेड है वो काफ़ी टाइम तक इंटरेस्ट रेट कट ना करे 2025 में, जैसा कि उन्होंने ऑलरेडी बोला कि 2 ही इंटरेस्ट रेट कट होंगे, तो उससे ये यील्ड कर्व है ये ऊपर नहीं जाएगा और हमारा जो रिसेशन है वो ट्रिगर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यूएस के जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट कट करेगा कि नहीं, और वहाँ से उस इंटरेस्ट रेट कट करने की वजह से यील्ड कर्व इन्वर्जन होगा कि नहीं, इसको आप पता कर सकते हो एक और ग्राफ इस पूरे ग्राफ पे प्लॉट करके, जो है यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। तो इसको अगर आप प्लॉट करोगे इस पूरे डेटा पे तो आपको साफ समझ में आएगा कि जब जब यूएस के केस में वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है उस टाइम पे हमें यूएस में जो यील्ड कर्व है ये नीचे से ऊपर जाते हुए देखने को मिला है, और सेम सिचुएशन आपको हर एक रिसेशन में देखने को मिल रही है, और सेम ड्यूरेशन में अभी आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पर यूएस के केस में उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ने लगा है, जिस वजह से यील्ड कर्व में हमें ये इन्वर्जन देखने को मिला है। और यही जो अनएम्प्लॉयमेंट है
ये डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम में यूएस में जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो कैसी रहेगी। बिकॉज अगर अनएम्प्लॉयमेंट इसी तरीके से बढ़ता रहा तो यूएस में जो चीज़ों की प्राइस हैं वो नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज डिमांड कम रहेगी। और अगर डिमांड कम रहेगी और प्राइस नहीं बढ़ेंगे यानी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगा, तो वहाँ की जो यूएस फेड है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स इसी तरह कंटिन्यू रख सकती है। तो इसके लिए अगर आप यूएस के सबसे पहले लास्ट 1 ईयर के जो उनका पूरा ही सिचुएशन है जॉबलेस मार्केट का उसको देखोगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें देखने को मिल रहा है कि सितंबर के बाद से बढ़ते हुए देखने को मिला है। और ओवरऑल अगर आप ईयर वाइज भी देखोगे तो ये आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप 3 ईयर्स के बेसिस पे भी देखोगे तो यू कैन क्लियरली सी कि आफ्टर 2023 यूएस में जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है। यानी ये जो हमें यही इंडिकेशन देता है कि यूएस में हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ेगा आगे। और अगर वो बढ़ता है तो यूएस में हमें काफी ज्यादा इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिले, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे कि चलिए हम ये समझ गए, अब ये हम कैसे प्रिडिक्ट करें कि जब यील्ड कर्व का इन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा तो किस पॉइंट पे हमें रिसेशन देखने को मिलेगा। बिकॉज पास में हमें 0.1%, 0.5% और इवन 1% पे जो रिसेशन है वो अगले अलग अलग टाइम पे ट्रिगर होते हुए देखने को मिला है। तो इसके केस में अगर आप इसको जूम इन करोगे चार्ट को और इनका जो इंटरेस्ट रेट्स का चार्ट है इसको देखोगे, तो इसमें आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि जब जब यूएस में जो रेट कट शुरू हुए हैं, उस रेट कट के शुरू होने के बाद से जैसे ही जो रेट कट्स है वो चौथा रेट कट हुआ है, उस चौथे रेट कट के बाद हमें मैक्सिमम केसेस में जो रिसेशन है ये ट्रिगर होते हुए देखने को मिला है। अब अगर आप करंट में सिचुएशन देखोगे तो हमें पता है कि सितंबर के बाद से अभी तक 3 बार हमें जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कट होते हुए देखने को मिले हैं। और क्योंकि 2025 में केवल 2 ही बार बोला गया है ट्रिगर इंटरेस्ट रेट्स को कट होने का, तो हो सकता है कि वो अगले 3 से 4 महीने बाद हो। और फिर 3 से 4 महीने बाद जब फोर्थ इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा तो उसके बाद चांसेस है कि हमें यूएस में रिसेशन ट्रिगर होते हुए देखने को मिले। अब इस पूरे सिनेरियो को समझने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम केसेस में फोर्थ इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद ही यूएस में हमें एक रिसेशन ट्रिगर होते हुए देखने को मिल सकता है। बट उतना भी रिस्क क्यों लेना, क्यों ना पहले से अभी से मार्केट से एग्जिट कर लें और फिर जब रिसेशन के बाद मार्केट फॉल हो तब हम मार्केट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके लिए मैं आपको अगेन एक डेटा पे लेके चलता हूँ। ये डेटा आपको बताता है कि अगर आपने 2003 से लेके अभी तक मार्केट में केवल 10 बेस्ट डेज मिस किए होते, तो आपके जो मार्केट के ओवरऑल रिटर्न है वो आपके केवल 10 बेस्ट डेज मिस करने की वजह से 50% से भी कम हो जाते। और वहीं पर ये आपने 10 की जगह 20 बेस्ट डेज मार्केट में अगर मिस कर दिए होते अभी पिछले 20 ईयर्स में, तो आपके जो ओवरऑल रिटर्न है केवल 20 बेस्ट डेज मिस करने की वजह से 1/4 हो जाते। अब ये भी देख लीजिए कि ये जो बेस्ट डेज है ये आए कब है। आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मार्केट में आपको 10 बेस्ट डेज देखने को मिल रहे हैं, ये या तो आपको जस्ट बड़े क्रैश के 1 या 2 दिन पहले देखने को मिले हैं, या ये जो आपको सबसे प्रॉफिटेबल डेज देखने को मिले हैं ये क्रैश खत्म होने के 1 या 2 दिन बाद देखने को मिले हैं। एंड वी ऑल नो कि एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि आज हमको ये रिटर्न देखने को मिलेगा और अगले दिन से क्रैश शुरू होगा, या फिर आज ये क्रैश बंद हो जाएगा और हमें अगले दिन से एक रैली देखने को मिलेगी। एंड इसीलिए अगर आपने टाइम करने का कोशिश किया तो उस ड्यूरेशन में आपको काफी बड़े जो रिटर्न है उसका लॉस हो सकता है। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अगर हम मार्केट से पहले से एग्जिट नहीं करना है तो इस पूरी सिचुएशन को समझने से फायदा क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं फायदा है और उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह की इन डेप्थ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पसंद आती है तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना, जहां पर मैं आपको टाइमली बेसिस पे इस तरह की इन डेप्थ एनालिसिस रिगार्डिंग मार्केट्स और डिफरेंट अंडर वैल्यू स्टॉक्स प्रेजेंट करता रहता हूं। तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर हमारे चैनल पेज पे जाके आप इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। अब इसके बाद कमिंग टू द पॉइंट, अब अगर आप बात करोगे कि इस पूरी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक यूजुअल चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि इस पूरे ही ड्यूरेशन में काफी ज्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट तो आप हर हालत में अवॉइड करिए। सेकंड चीज, जितना भी आप मंथली इन्वेस्ट करते हो मार्केट में उसका एटलीस्ट 20 to 30% रिजर्व करते जाइए एज अ अपॉर्चुनिटी फंड, कि मार्केट में अगर आपको बहुत बड़ा कोई करेक्शन देखने को मिलता है उस ड्यूरेशन में अपना ये फंड आप मार्केट में डिप्लॉय कर पाओ। अब ये तो हो गया एक ऑब्वियस सजेशन, पर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो ये है कि ये जो मैंने आपको पूरा ही डेटा और एनालिसिस प्रेजेंट करी, ऐसा तो है नहीं कि ये डेटा या एनालिसिस मेरे ही पास है। मार्केट में ये जो स्मार्ट मनी है उसको भी ये सारे ही फैक्टर्स और पूरा ही पास का डेटा पता है। एंड इसीलिए इस पूरी ही ड्यूरेशन में वो अपना जो पैसा है वो मार्केट से निकालने की बजाय कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स वगैरह में शिफ्ट करते हैं जो कि सबसे पहले इस पूरे ही रिसेशन की जो सिचुएशन होगी तो उससे सबसे कम इम्पैक्टेड रहेंगे। प्लस जब मार्केट रिकवर करेगा तो उन सेक्टर्स में आपको सबसे अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो हमारा काम है कि हम ही अपने जो पैसा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के सेक्टर्स और स्टॉक्स में शिफ्ट कर सकें। अब वो कौन से सेक्टर या स्टॉक है उसको एनालाइज करने से पहले हम इंडियन मार्केट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट 2 to 3 मंथ्स में जो भी हम मार्केट में फॉल के रीजंस देखने को मिले हैं, जैसे कि वीक जीडीपी के नंबर्स या हमारे Q2 के वीक रिजल्ट्स, ये सारे ही पास का डेटा है और इसको मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड जो मेन कंसर्न है
वो है हमारे मार्केट के वैल्यूएशंस। तो राइट नाउ अगर आप निफ्टी 50 का पी रेशो का चार्ट देखोगे, तो आप देखोगे निफ्टी 50 का करंट जो पी रेशो है वो 21.9 का चल रहा है। अब इस पी रेशो में अगर आप देखो तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इस 21 पी रेशो हाई है और हमारा जो नॉर्मल पी रेशो की रेंज है वो 19 या 20 के अराउंड चलती है। बट इस ड्यूरेशन में आप देख पा रहे हो कि ये पी रेशो इसीलिए कम नहीं हो रहा है क्योंकि इस पूरी ड्यूरेशन में जो अर्निंग्स है हमें वो पिछले 2 से 3 महीनों से यानी लगभग नवंबर के मंथ से ही फ्लैट देखने को मिल रही हैं। अब जब आगे आने वाले क्वार्टर में ये जो कंपनीज की अर्निंग्स है वो बेटर आएंगी, यानी ये अर्निंग्स और ऊपर जाएंगी, तो उस ड्यूरेशन में ये जो हमारा पी रेशो है ये भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी वैल्यूएशन वाइज ही मार्केट थोड़ा नीचे आएंगे। बट दिस डजंट मीन्स कि अगर इंडियन मार्केट्स में हमारे जो वैल्यूएशंस है वो अट्रैक्टिव भी हो जाते हैं, फिर भी अगर उस ड्यूरेशन में यूएस मार्केट में रिसेशन आते हैं तो उसका कोई भी इंपैक्ट आपको इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज इवन इफ हमारे वैल्यूएशन कम भी होते हैं फिर भी यूएस का डायरेक्टली इंपैक्ट हमारे मार्केट से पड़ेगा। बस फर्क ये पड़ेगा कि ये जो पूरा ही इंपैक्ट है ये थोड़ा हमें कम इंपैक्ट करेगा डायरेक्टली मार्केट्स को, और सेकेंडली जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं उस सेक्टर वाइज काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट की अगर आप बात करो। अब कौन से सेक्टर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा उसके लिए मैं आपको अगेन एक डेटा पे लेके चलता हूं। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो ये जो डेटा है ये आपको बताता है कि पास्ट एक साल 3 महीने 1 महीने इंडियन मार्केट्स में जो अलग अलग सेक्टर्स और जो अलग अलग इंडेक्सेस हैं उन्होंने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो कि हमारा जो निफ्टी 50 है इसका टीआरआई यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स जिसमें हम डिविडेंड भी काउंट करते हैं, इसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 32% का है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल है। पर अगर आप 3 ईयर्स पे बेसिस पे देखोगे तो 14% का ही है जो कि एक एवरेज रिटर्न निकल के आते हैं। बात करोगे यार निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो उसमें भी हमें लास्ट 3 ईयर्स की ड्यूरेशन में 26% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं जो कि अगेन एक डिसेंट रिटर्न है। सेकेंडली बात आता है कि कौन से सेक्टर्स है जिन्होंने रिटर्न नहीं दिए हैं। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी एफएमसीजी। ये ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 3 ईयर्स की ड्यूरेशन में एज कंपेयर टू अदर सेक्टर काफी तक अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। अब हम इन पांचों छह सेक्टर्स में से भी दो सेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे, एक है निफ्टी आईटी और दूसरा है निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा आ जाता है जिसमें। अब इन दो को ही क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो समझिए कि कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आता है तो उसके केस में बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड रहेंगी, तो उसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। सेकेंडली एफएमसीजी इसीलिए क्योंकि अगर इन्फ्लेशन डाउन नहीं होता है इन केस, तो उसके केस में एफएमसीजी कंपनी को जो हिट है वो लंबा देखने को मिलेगा, एंड इसीलिए हम एफएमसीजी कंपनी से केस में जो रिस्क है वो नहीं लेंगे। और सेकंड रीजन आपको निफ्टी के जो सेक्टर वाइज 200 एसएमए का डेटा है ये बताएगा। ये डेटा आपको बता रहा है कि इस पूरे ही फॉल में जो हमें पिछले 3 महीने में देखने को मिला है, इस पूरे फॉल में कौन से ऐसे जो सेक्टर्स हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिले हैं, जो कि इस चीज़ का इंडिकेशन भी देता है कि आगे आने वाले टाइम में यही जो सेक्टर्स हैं ये आपको सबसे अच्छी प्रोटेक्शन भी देंगे और आगे सबसे अच्छे गेंस भी यही सेक्टर दे सकते हैं। तो निफ्टी के 200 एसएमए की इंडिकेशन के हिसाब से आपको निफ्टी आईटी सेक्टर और निफ्टी फार्मा सेक्टर, इन दो कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उसमें सबसे कम फॉल देखने को मिला है। और अगर इस ड्यूरेशन में किसी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं, तो ये इंडिकेशन होता है कि रिकवरी के टाइम पे भी ये स्टॉक्स आपको काफ़ी अच्छी और बेटर रिकवरी देंगे बाकी सारे सेक्टर्स से। अब अगर आपको चाहिए कि हम इन दोनों ही सेक्टर्स यानी आईटी और फार्मा के कुछ अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में बात करें, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिएगा और मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। एंड अगेन अगर आपको चाहिए कि आप आगे आने वाले टाइम में इन्फॉर्म डिसीजन ले सको और उसके लिए अपडेटेड रह सको, तो उसके लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को चेकआउट करना मत भूलेगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।